सभी साथियों को राम राम। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें अब तक हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा, कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ा, इरिक्सन का सिद्धांत पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे परिपक्वता का सिद्धांत, जो कि दिया गया था गेसेल के अनुसार। परिपक्वता का सिद्धांत गेसेल के अनुसार दिया गया। ये कहाँ के थे? अमेरिकी विद्वान थे। क्या होता है परिपक्वता का सिद्धांत? कि बालक जो परिपक्व बनता है वह किसके माध्यम से बनता है? इन्होंने कहा कि बालक परिपक्व बनता है वंशक्रम और वातावरण के समायोजन से या सामंजस्य से प्राप्त होने वाली परिपक्वता है। बालक अपना विकास करता है, परिपक्व बनता है, वो किससे बनता है? वंशक्रम और वातावरण के सामंजस्य से ही बनता है। वंशक्रम क्या है? जैसे पिता बुद्धिमान है, पिता प्रतिभाशाली हैं और उनकी संतान को भी यदि वह प्रतिभाशाली जैसा ही वातावरण प्रदान करें, उच्च उपलब्धि वाले बालकों के बीच में रखें, स्वयं भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें, तो हो सकता है उनके बच्चे भी परिपक्व हो जाएं, कम उम्र में हो जाएं या आवश्यकता के अनुसार हों। बालक का विकास तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। ये भी किसने कहा था? गेसेल ने ही कहा था। गेसेल ने कहा था कि बालक का विकास तंत्रिका तंत्र से प्रभावित भी होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होती है? वह उसका मस्तिष्क किस प्रकार से काम कर रहा है, वह मस्तिष्क जो काम कर रहा है वो उसके विकास को प्रभावित करता है। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका विकास तीव्र गति से होगा। यदि कोई मंद बुद्धि व्यक्ति है तो उसका विकास धीमी गति से होगा। यदि किसी को कोई परेशानी है तो उसका विकास उससे प्रभावित भी होगा, तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। विकास सर्वप्रथम आंतरिक या केंद्रीय अंगों का होता है। गेसेल ने कहा है कि विकास सबसे पहले कहाँ का होता है? जैसे ये शरीर है, इस शरीर में सबसे पहले आंतरिक अंग का विकास होएगा, उसके बाद में बाहरी अंग का विकास होएगा। उसके बाद में किसका विकास होएगा? बाहरी अंगों का विकास होएगा। विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। केंद्र से परिधि की ओर कैसे? जैसे ये केंद्र है, इस केंद्र से अब इसे परिधि की ओर होएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा विकास। सबसे पहले आंतरिक अंगों का होएगा या केंद्र का होएगा, फिर बाद में परिधि का होएगा। इस प्रकार से विकास चलता रहता है। फिर इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी ने कहा था कि विकास सिर से पैरों की ओर होता है, मस्तक से पैरों की ओर। मस्तकोद्गोन्मुखी विकास सिद्धांत दिया है, कुप्पू स्वामी ने दिया है ये विकास का सिद्धांत। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग क्या होता है? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग इन्होंने कहा था कि बालक दो विभिन्न परिस्थितियों के मध्य समायोजन कर लेता है, सामंजस्य बिठा लेता है, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, मतलब दो विभिन्न परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य बिठा लेने की प्रक्रिया। देखिए, बालक विकास के दौरान बालक दो अलग अलग विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य समायोजन या सामंजस्य कर लेता है। इस स्थिति को गेसेल ने रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहा है। एक शब्द और आता है आत्म विनिमय। आत्म विनिमय, आत्म विनिमय क्या होता है? आत्म विनिमय, एक छोटा बालक है, अपने उठने बैठने खाने पीने सोने का सबका समय क्या कर लेता है? एक निश्चित टाइम टेबल बना लेता है, उसी को कहते हैं आत्म विनिमय। जब बालक परिपक्व बनता है ना, उससे पहले वह अपना समय निर्धारित करता है। जैसे आपने भी सुना होगा कि शाम के 7 बज गए कि बच्चे को नींद आ जाएगी, जल्दी से दूध पिला दो, नहीं तो वो सो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम फिक्स है। वो 7 बजे सोता है तो सोएगा, 8 बजे जगता है तो जगेगा। इस प्रकार का जो अपने खाने पीने का सोने का समय निश्चित कर लेता है, उसी को बोलता है आत्म विनिमय। उसी को ही गेसेल ने आत्म विनिमय कहा है। अगला सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये दिया था लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ये कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि भाषा को प्रमुख माना, कि बालक का जो विकास होता है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। जैसे वह परिवार में अपना विकास कर रहा है, बोलना सीख रहा है,
या अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना सीख रहा है, दूसरे की बात को समझ रहा है, तो किसके माध्यम से समझ रहा है? भाषा के माध्यम से। स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद में अध्यापक से उसने कुछ सीखा, किसके माध्यम से सीखता है? भाषा के माध्यम से। अपने सहपाठी से कुछ वस्तु आदान प्रदान करता है, भाषा के माध्यम से। तो भाषा का अहम योगदान होता है। फिर इन्होंने कहा कि जेडपीडी का भी योगदान होता है। अब जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ये? विकास की संभाव्य सीमा क्षेत्र। जेडपीडी होता है विकास की संभाव्य सीमा क्षेत्र। इससे तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए मैंने ए व्यक्ति लिया और मैंने बी व्यक्ति लिया। मैंने ए व्यक्ति की 10वीं की मार्कशीट देखी जिसके अंदर लिखा हुआ था 90%। मैंने बी व्यक्ति की मार्कशीट उठाई जिसमें लिखा हुआ था 40%। अब मैंने कहा कि यह ए नाम का व्यक्ति यह तो मेरिट में आएगा, नौकरी लगेगा। और बी नाम के व्यक्ति को मैंने कहा कि तू तो फेल होएगा, तेरे जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मूर्ख, पागल, मंदबुद्धि, ऐसे शब्द मैंने इसको कह दिए और ये बात मैंने स्पष्ट कर दी। अब हुआ क्या, कोई व्यक्ति कहता है अरे ऐसा मत कहो रे, गलत बोल रहे हो तुम, ये भी कुछ कर सकता है और ये भी कुछ कर सकता है। ऐसा करो कि जिसके लिए ये कह रहे हो ना तुम कि ये तो फेल होएगा, ये फेल होएगा, इसके साथ तुम 5 ऐसे व्यक्तियों को रख दो जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव है। उन 5 व्यक्तियों के साथ में इस बी को रख दो और ए नाम के व्यक्ति को आप ऐसा करो, बंद कमरे में पटक दो, बहुत सारी पुस्तकें ला दो कि ये पुस्तक ला दी एक, ये दूसरी पुस्तक, और ये लीजिए टेलीफोन, ये लीजिए मोबाइल, ये टीवी, फ्रिज, सब कुछ रख दो इसके सामने। अब 1 साल बाद में जब एग्ज़ाम लग जाएगी, रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट देखते हैं। जिसके लिए कहा गया था कि ये तो होएगा पास, होएगा पास, क्या होएगा? पास। अब ये तो हो जाता है बेचारा फेल, और जिसके लिए कहा था कि ये तो होएगा फेल, वो हो जाता है पास। इसके पास होने का कारण क्या था? इसके जो पास होने का कारण क्या था? इसके पास होने का कारण था कि इसने दूसरे अन्य व्यक्तियों का सहारा लेकर के अध्ययन कार्य किया और ये पास हो गया। MKO क्या होता है? MKO से तात्पर्य है मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिनको ज़्यादा जानकारी है। मोर यानी अधिक, नॉलेज यानी जानकारी, अदर यानी अन्य को। अन्य वो व्यक्ति जिन्हें ज़्यादा जानकारी है, उनके साथ में किसको रख दिया? जिस व्यक्ति की कम नॉलेज थी उसको रख दिया उसके साथ, तो वो ज़्यादा जानकार हो गया। विद्वान के साथ ही यदि मूर्ख को रख दिया जाए तो मूर्ख में कुछ गुण तो आएंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है सहायता प्रदान करने की एक तकनीक। स्कैफोल्डिंग सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है। जैसे MKO, बी नाम के व्यक्ति को MKO से जो सहायता प्राप्त हुई है ना, MKO से, उसी को बोला है स्कैफोल्डिंग। अब देखिए पढ़ते हैं। बालक का विकास भाषा के माध्यम से सामाजिक वातावरण में सर्वाधिक होता है, इसीलिए परिवार, समाज, विद्यालय में भाषा पर अधिक बल देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने वर्तमान में हो रहे विकास और विकास के संभाव्य सीमा क्षेत्र के बीच के अंतर को ZPD कहा है। क्या कहा है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD।
वाइगोत्स्की ने अपने आप से बातचीत करने की क्रिया को निजी संभाषण कहा है। सभी लोग करते हैं, अपने आप से बात, स्वयं से बात करते हैं, इसको बोलते हैं निजी संभाषण। इसके फोल्डिंग क्या होता है? सहायता प्रदान करने की एक तकनीक इसके फोल्डिंग है। शैक्षिक वातावरण में होने वाला व्यवहार जिसके माध्यम से बालक अपने कार्य व्यवहार को उत्तम बनाता है, उसी को इसके फोल्डिंग नाम दिया गया है। अगला पढ़ते हैं अपन, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जेराम एस ब्रूनर। ब्रूनर ने क्या कहा था? ब्रूनर ने ज्ञान प्रदर्शन के 3 तरीके बताए थे। कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान के प्रदर्शन 3 प्रकार से करता है। कैसे करता है? जन्म से लेकर के छोटे 0 से लेकर के 1.5 वर्ष का जो बालक है ना, वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है 3 माध्यम से। रोकर करेगा, भाई भूख लगी है तो रोएगा, और उसे खुशी हो रही है तो हंसेगा, हंस करके करेगा, है ना। तो रोकर करेगा, हंस कर करेगा, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से करेगा। बात करते हैं अपन 1.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। 1.5 साल से 6 साल का बालक अपने जो ज्ञान का प्रदर्शन करेगा वो किसके माध्यम से करेगा? ये चित्र के माध्यम से करेगा। चित्र, जैसे ए फॉर एप्पल। अब एप्पल का चित्र होना जरूरी है। क्या जरूरी है? एप्पल का चित्र होना जरूरी है ना। बी फॉर बॉल, तो बॉल का चित्र होना जरूरी है। इस प्रकार से अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है? चित्र बना लेता है किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए। जैसे ही हाथी को देखा तो उसे एलिफेंट याद आएगा, ई फॉर एलिफेंट। हाथी का चित्र देखते ही ई फॉर एलिफेंट याद आया उसे, है ना। जैसे ही वह ई को देखेगा तो उसे ई याद नहीं आएगा, उसे एलिफेंट की सूरत नजर आएगी। उसी प्रकार से सी फॉर काऊ, तो वह सी देखते काऊ याद आ जाएगी उसको। तो ये किसके माध्यम से हो रहा है? चित्र के माध्यम से। तो इस ब्रूनर के सिद्धांत का क्या नाम है, उपनाम है इसके? निर्मितवादी सिद्धांत, अन्वेषणवादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत। निर्मितवादी ज्ञान के निर्माण से संबंधित, अन्वेषणवादी ज्ञान के बीच होने के कारण, अन्वेषण यानी खोज, निर्मित यानी ज्ञान का निर्माण, संरचनावादी ज्ञान की संरचना का निर्माण। ब्रूनर ने ज्ञान प्रदर्शन की 3 अवस्थाएं बताई है। क्रिया के द्वारा, जो कि जन्म से 18 माह तक, प्रतिबिंबात्मक, जो कि 18 माह से 6 वर्ष का बालक, प्रतिबिंबों के माध्यम से, संकेतात्मक 6 वर्ष से अधिक, क्रियात्मक अवस्था जन्म से 18 माह तक। जन्म से 18 माह तक शिशु अपने विचारों और भावों को क्रिया के माध्यम से प्रकट करता है। इस अवस्था में मांसपेशियों का विशेष योगदान होता है। रोकर, हंसकर अपने भावों विचारों को प्रकट करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, और इसमें ज्ञान प्रदर्शन बोध मस्तिष्क में निर्मित प्रतिमा, बिंब, दृश्य स्मृति आदि के माध्यम से करता है। जैसे अंधेरे से डर लगना, अंधेरे से डर लगना। अब वो जैसे अंधेरा देखता है उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहीं कहीं भूत अपन को खा जाएगा, कोई अपने पीछे आ रहा है, इस प्रकार की धारणा अपने मन में बनती रहती है। इस अवस्था में बालक या शिशु प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये ज्ञान जो हमें संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है वह अपने मस्तिष्क में जाता है और अपनी जो मूर्त धारणाएं बन जाती है उसी को प्रत्यक्षीकरण कहा है। संकेतात्मक अवस्था 6 वर्ष से अधिक की होती है। इसमें बालक अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में तार्किक क्षमता का विकास होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में तार्किक क्षमता का विकास होता है? तो संकेतात्मक अवस्था में होता है, 6 वर्ष से अधिक की अवस्था में। ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास संकेत पर आधारित है। किस पर आधारित है? संकेत पर आधारित है। अब अगले ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। वो है अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत, जो कि किशोर अवस्था से जुड़ा हुआ है। स्टेनली हॉल ने दिया था। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरों में होने वाले जो परिवर्तन है वो अकस्मात होते हैं, मतलब अचानक होते हैं।
जैसे दाढ़ी मूछ का आना अचानक, इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया है वो स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत। स्टैनली हॉल ने पुस्तक लिखी थी एडोलोसेंस। एडोलोसेंस से तात्पर्य किशोरावस्था, किशोरावस्था। एडोलोसेंस से तात्पर्य किशोरावस्था है। और लास्ट का है अपना क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसके सहायक है किंग और हॉलिंगबर्थ। इन्होंने क्या कहा कि जो विकास होता है बालक का वो अचानक नहीं होता, क्रम से होता है। जैसे शैशव अवस्था, शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था फिर किशोर अवस्था, इस प्रकार से अवस्थाओं के अनुसार क्रम से होता है, अचानक कभी नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रमुख सिद्धांत जो कि ब्रूनर का था और लेव वाइगोत्स्की का था और गेसेल का था, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।